नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एम पी PGCL कंपनी के बारे में, यानी कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आई है, जिसमें डिप्लोमा BTech और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट जो है अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें दो तरह की एज ए पोस्ट रहने वाली है, परमानेंट भी रहने वाली है और एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी रहने वाली है। तो दो तरह की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 453 पोस्ट है। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। तो वीडियो को कंप्लीट इन तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो वैकेंसी निकल कर आई है आप यहाँ पर देख सकते हो मध्य प्रदेश यहाँ पर देख सकते हो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ MP अंडरटेकिंग कंपनी है और इसमें काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट करके आई है। और इसका जो नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर जो देख सकते हो, ठीक है। और इसका जो डेट रिलीज़ किया गया नोटिफिकेशन का वो 21 फरवरी को जारी किया गया है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आई है और ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। हर ऑल स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें जो है दो तरह की पोस्ट है, रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो दोनों पोस्ट के बारे में आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट इन तक जरूर देखिए। नेम ऑफ कंपनी यहाँ पर दिया गया है बहुत तरह, जैसे MP की जितनी भी पावर जनरेटिंग कंपनी है यहाँ पर सारा कंपनी का नाम यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। देन इसके बाद मेन फंक्शन क्या है, उनकी वेबसाइट क्या है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर इनका जो है कंपनी का नाम यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे MP पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। और वहाँ उनकी मेन फंक्शन क्या है और क्या मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी जनरेट होती है और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और उनकी रिलेटेड जो है वेबसाइट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसकी पोस्ट के बारे में बात करते हैं, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है। तो और कैटेगरी जो है यहाँ पर वैकेंसी दिया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर के लिए, जिसमें टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज है। और ये जो पोस्ट एज ए रेगुलर यानी कि परमानेंट बेसिस से जो वैकेंसीज रहने वाली है, यहाँ पर कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आपको पोस्ट दिख जाएगा। और यहाँ पर जो पोस्ट अप्लाई करेंगे उसका यहाँ पर पोस्ट कोड आपको मिल जाएगा। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो पोस्ट कोड आपको फिल करना होगा। तो इसलिए आपको अपने अनुसार से जो है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट कोड को आपको याद रखना है, ठीक है। जब फॉर्म भरेंगे तो पोस्ट कोड आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है वो आपका टोटल जो है 13 है। और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दिया गया है। सेकंड जो है असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर सिविल ट्रेनिंग के लिए आपका 6 वैकेंसीज है, ये भी आपका रेगुलर बेसिस है। तो यहाँ पर जो भी वैकेंसीज है रेगुलर बेसिस है, देन आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी कुछ वैकेंसीज यहाँ पर दिया गया है। सेकंड जो है अकाउंट ऑफिसर मैनेजर फाइनेंशियल ट्रेनिंग के लिए आपका 46 पोस्ट है। उसके बाद फायर ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, लॉ ऑफिसर्स के लिए 2 पोस्ट है, शिफ्ट केमिस्ट के लिए आपका यहाँ पर 15 पोस्ट है, मैनेजर HR ट्रेनिंग के लिए आपका 10 पोस्ट है, ये सारे रेगुलर बेसिस है। जूनियर इंजीनियर प्लांट मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए आपका 53 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग के लिए आपका 17 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए आपका 240 पोस्ट है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर सिविल ट्रेनिंग के लिए आपका 40 पोस्ट है। इस तरह जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 444 पोस्ट है। ये जितने भी सारे पोस्ट है ये सारे आपको रेगुलर बेसिस है, यानी कि परमानेंट बेसिस वैकेंसीज रहने वाली है। तो 444 जो वैकेंसीज है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो ये सारे जो है रेगुलर बेसिस है, यानी कि परमानेंट बेसिस है। और यहाँ पर सेकंड B में देख सकते हो पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पर जितनी पोस्ट है इज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो जैसे अब बात करते हैं मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है और उसका कोड नंबर अलग से दिया है। और इसके लिए टोटल 4 पोस्ट है। लॉ ऑफिसर्स लीगल एग्जीक्यूटिव के लिए आपका 4 पोस्ट है, मैनेजर HR के लिए आपका 1 पोस्ट है। इस तरह से टोटल जो 9 जो पोस्ट है वो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। इस तरह से 9 पोस्ट और यहाँ पर 444 दोनों को ऐड करेंगे जो 453 टोटल पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है जो रेगुलर यानी कि जो है परमानेंट बेसिस का सबसे ज़्यादा वैकेंसी जारी किया गया और 9 पोस्ट ओनली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रखा गया। चलिए अपन बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। तो डिटेल्स टर्म एंड कंडीशन फॉर रिक्वायरमेंट की अब बात करें तो चैप्टर 1 में जो है टर्म एंड कंडीशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑन द पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। तो चैप्टर 1 में जो जितने भी वैकेंसीज है, जैसे मैंने आपको बताया 444 पोस्ट, ये आपका रेगुलर बेसिस है यानी कि परमानेंट बेसिस है। और चैप्टर 2 यानी कि B में जो वैकेंसीज है वो आपका जो है
डायरेक्ट रिक्वायरमेंट निकाली एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। सिलेक्शन प्रोसेस की अब बात करें तो सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को सिलेक्शन प्रोसेस की अब बात करें तो यहाँ पर दे सकते हो, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि 100 नंबर का होगा, ठीक है। 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा, उसमें से जो कैंडिडेट अच्छा मार्क्स लाएंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 100 मार्क्स में आपका 75 क्वेश्चन जो है आपका टेक्निकल होगा और जो है 25 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल होगा, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन आपका एज टेक्निकल पूछा जाएगा, यानी कि जिस ब्रांच से आपने बीटेक डिप्लोमा वगैरह की है उससे रिलेटेड आपका 75 क्वेश्चन रहेगा और 25 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें आपका जनरल साइंस वगैरह मैथ वगैरह ऐसा रहने वाली है, ठीक है। बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ ऑनलाइन सीबीटी कैंडिडेट शेल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर एक ही एग्जाम होगा, वन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डीवी के लिए। डीवी के बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली वन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, ओनली 100 क्वेश्चन रहेगा, 75 क्वेश्चन टेक्निकल और 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। वन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो डायरेक्ट आपका शॉर्टलिस्ट करेगा मेडिकल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर आज देख सकते हो फाइनल सिलेक्शन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप मेडिकल वगैरह हो जाएगा, देन इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। टेस्ट सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर एमपी की जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया, सतना हो गया, उज्जैन और ग्वालियर। तो इन्हीं स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट में से आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है आपको मिल जाएगा। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 2 या 3 एग्जाम सेंटर चूज़ करने को मिलेगा, तो इन्हीं में से कोई भी एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा चूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह होगा तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है एडमिट कार्ड के जब आएगा तो आपको मेल के माध्यम से पता चल जाएगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जो है 1200 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है उन कैंडिडेट के लिए जो जनरल और जो है जनरल EWS कैंडिडेट है। बाकी जो है SC ST OBC के लिए आपका 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया, प्लस आपका GST इंक्लूडिंग है। तो 1200 प्लस 18% GST ऐड कर ले, जितना बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और आप अगर SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो वो आपको जो है 600 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन OBC SC ST किसको देना पड़ेगा, कौन कैंडिडेट आएंगे, जो MP के डोमिसाइल जिसके पास है वही कैंडिडेट, नहीं तो आपको ऐसे दूसरे स्टेट से अगर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको जो है जनरल में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसका जो फॉर्म है वो आपका 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो आपका 16 मार्च तक आप इसका जो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये डेट आपको याद रख लेने, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 16 मार्च तक आप इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और अप्लाई करने के जो प्रोसेस यहाँ पर दिया है इनकी हाउ टू अप्लाई, तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर आप फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो इसकी वेबसाइट दिया गया है www.mpgcl.mp.gov.in। तो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप ओपन करके अपना जो फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें दिया गया आपको, कौन कौन सा फॉर्म अपलोड का जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या लेके जाना है, ये सारा इन्होंने स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर दिया है। आपको फॉर्म कैसे भरना है इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है बता भी रखा है। कैसे आपको सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट विजिट करना है, उसके बाद कैरियर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसको आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना जो फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके भर सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है, तो एक बार बढ़िया से देख लीजिए, देन इसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो अपने से, ठीक है। तो आई थिंक मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको डिस्कस करके आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दिया है। फिर भी आपके अंदर में कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़, हाँ, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपन असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए। तो आपका जो है इसमें BTech आपके पास रहनी चाहिए। BTech आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वगैरह से रहनी चाहिए और 4 साल के आपके पास एक्सपीरियंस रहनी चाहिए, तो वही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर सिविल की बात करें
तो इसमें भी आपका BTech आपके पास रहनी चाहिए, लेकिन 4 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास रहनी चाहिए। अकाउंट ऑफिसर्स की बात करें तो इसमें भी आपका CA वगैरह आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपने MBA वगैरह कर रखे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर CA कैंडिडेट हैं तो आपको जो है यहाँ पर जो है दिया है, नोट्स दिया है एडवर्टाइज फ्रॉम MPTCL, तो आप इसको भर सकते हैं। जो MPPTCL जो है वो CA के लिए भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फायर ऑफिसर्स के लिए जो है इसमें आपका BTech आपके पास रहनी चाहिए 65% के साथ, और आपके पास EWDS वगैरह और MP का डोमिसाइल वगैरह होनी चाहिए। लॉ ऑफिसर्स की बात करें तो इसमें भी आपका ग्रेजुएट होनी चाहिए, और MP का जो है आप अगर SC ST PWD कैंडिडेट से बिलोंग करेंगे तो आपके पास डोमिसाइल MP का होना चाहिए, नहीं तो एज अ जनरल में भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शिफ्ट केमिस्ट ट्रेनिंग की वैकेंसीज है, जिसमें आपका MSc केमिस्ट्री वगैरह से रहनी चाहिए, और इसमें भी आपका SC ST PWD EWS के लिए आपके पास MP का डोमिसाइल होना चाहिए, बाकी एज अ जनरल में भर सकते हो। मैनेजर की बात करें HR के लिए तो इसमें भी आपका MBA वगैरह आपके पास या PGDM वगैरह अपने कोर्स कर रखे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो आपके पास डिप्लोमा रहनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर में जैसे आपका मैकेनिकल ब्रांचेस रहनी चाहिए और आपका 65% डिप्लोमा में रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म जो है भर सकते हो। यहाँ पर OBC वगैरह जो है अदर कैंडिडेट अदर स्टेट के भी भर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी MPCL MP का जो है डोमिसाइल वगैरह नहीं मांग रखा है। उसके बाद जो है BTech इसमें भी रहने चाहिए। आपके पास जो है जूनियर इंजीनियर प्लांट के जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह आपके पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन 65% के पास आपके मार्क्स रहनी चाहिए। और आपने अगर BTech है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी BTech सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो इसमें भी डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग वगैरह से है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी आपका डिप्लोमा सिविल या वगैरह से रहनी चाहिए। उसके बाद कुछ पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो जिस पोस्ट के लिए आपको मांगा उससे रिलेटेड आपके पास BTech का डिप्लोमा रहनी चाहिए। और एज लिमिट की अपन बात करें तो 18 से 21 साल के बीच आपका एज रहनी चाहिए। यहाँ पर पोस्ट कोड दिया है कि इस पोस्ट के लिए कितनी क्या एज रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट कोड दूसरे की बात करें तो यहाँ पर 18 साल रहेगा मिनिमम एज। उसके बाद आपका मैक्सिमम एज भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पर आज देख सकते हो, ठीक है। और एज की काउंटिंग 1/1/2023 से की जाएगी, तो यहाँ पर सारी चीज़ उन्होंने मेंशन दे रखा है। आपको एज का रिलैक्सेशन कब मिलेगा, जब आप OBC वगैरह जो है आपके पास है और MP के डोमिसाइल हैं तभी आपका एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो एज जनरल में आप भर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।